अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आर्टिकल वॉइस। पर्दे के पीछे क्या होता रहा, जावेद चौधरी साहब के लिखा हुआ आर्टिकल है। लिखते हैं, ये कहानी नवंबर 2001 में मुल्तान में शुरू हुई। मुल्तान में चरस की स्मगलिंग का एक बैनुल-अक़वामी रैकेट था। सुरगुना मलक मुश्ताक था। ये दोस्तों में ब्लैक प्रिंस मशहूर था। खुशहाल, फराख दिल और बासर था। चुनाचे ये डॉक्टर अब्दुल कदीर और आसिफ अली जरदारी के दोस्तों में शामिल हो गया। ये बैक वक्त अच्छा और बुरा इंसान था। ये यूरोप में चरस भी स्मगल करता था। ब्लैक प्रिंस की बीवी हॉलैंड से ताल्लुक़ रखती थी और ये लोग हॉलैंड से अपना रैकेट चलाते थे। मुल्तान का एक किरदार मियाँ इदरीस और ब्लैक प्रिंस का भतीजा मलक परवेज़ इस माफिया के अहम रुकन थे। अलीपुर के करीब इस ज़माना में ड्राई पोर्ट होती थी। ये लोग इस पोर्ट के ज़रिए मंशियात स्मगल करते थे। ब्लैक प्रिंस ने 2001 में 5,500 किलोग्राम चरस इकट्ठी की और ये चरस कंटेनरों की दीवारों में छुपाना शुरू कर दी। ये लोग ये कंटेनर्स हॉलैंड भिजवाना चाहते थे, लेकिन फिर मुखबरी हो गई। ANF ने छापा मारा और 20 नवंबर 2001 को 5,500 किलोग्राम चरस पकड़ ली। यह पाकिस्तान की तारीख में मंशियात की सबसे बड़ी खैब थी। मलक मुश्ताक, ब्लैक प्रिंस, मियाँ इदरीस और मलक परवेज़ तीनों गिरफ्तार हो गए। कराची का एक बिजनेसमैन मलक अहमद भी इस रैकेट का हिस्सा निकला। ये कराची में राडो घड़ियों का फ्रेंचाइज होल्डर था। जज अरशद मलक इस वक्त मुल्तान में एडिशनल सेशन जज होते थे। मियाँ इदरीस का भाई मियाँ तारिक इस वक्त मुल्तान में टेलीविज़न सेट बेचता था। ये भाई की मदद के लिए घर से निकला और कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने लगा। ये चक्कर अदालतों और जुडिशल सेक्टर में इसके ताल्लुकात बढ़ाते चले गए। आसिफ जरदारी के हुक्म पर लतीफ़ खोसा ने ब्लैक प्रिंस और मियाँ इदरीस का केस ले लिया। केस की पैरवी के दौरान तारिक लतीफ़ खोसा का दोस्त भी बन गया। मियाँ तारिक वक़्त गुजरने के साथ साथ वकीलों, जजों और पुलिस और IB का फैसिलिटेटर बनता चला गया। ये इनके लिए एक दूसरे के दरमियान राब्ता भी बन जाता था। ये इनके लिए पार्टियां भी करता था और लेन देन का बंदोबस्त भी करता था। ये इस दौरान पक्का काम करने के लिए तमाम फ़रीक़ीन की वीडियोस बना लेता था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुकूमत ने आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ दर्ज मंशियात के मुकदमे को मंतकी नतीजे तक पहुँचाने का फ़ैसला किया। ब्लैक प्रिंस वाहिद किरदार था जो हुकूमत की भरपूर मदद कर सकता था। चुनाचे एजेंसियों ने सेंट्रल जेल मुल्तान में ब्लैक प्रिंस से रब्ता किया और ये आसिफ अली जरदारी के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ये ऐन गवाही के दिन मुकर गया। एजेंसियों ने इस पर फिर भरपूर दबाव डाला, लेकिन ये न माना। आसिफ जरदारी ने इसके एहसान का बदला 2008 में दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। अब्दुल हमीद डोगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लतीफ़ खोसा अटारनी जनरल, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी सदर। ब्लैक प्रिंस की पटिशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोर्ट नंबर 1 में समाअत हुई और चारों मुल्ज़मान को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। केस भी बाद अज़ां ख़त्म हो गया। ब्लैक प्रिंस लाहौर में आबाद हो गया और ये आम और गुमनाम लोगों जैसी ज़िंदगी गुजारने लगा। मियाँ इदरीस बाहर आकर ख़ानदान से लड़ पड़ा, अपनी जायदाद बेची, पैसा इकट्ठा किया और मुल्क से बाहर गालिबन बहरीन चला गया। पीछे रह गया मियाँ तारिक। इसने मुल्तान में स्मगल्ड और जेली LCDs की दुकान खोली। ताहम ये जुडिशरी, वकला, बरादरी, पुलिस और IB के साथ राब्तों में रहा। ये इस दौरान अपने तमाम दोस्तों की वीडियोस भी बनाता रहा। इसके बाद भी बाद अज़ां वालिद के इस काम में शामिल हो गए। ये लोग इस्लामाबाद और लाहौर में जाते थे, दोस्तों की खिदमत करते थे और इस खिदमत की वीडियो बना लेते थे। जज अरशद मलक भी इस खिदमत की जद में आ गया। इसकी सोफ़े के ऊपर वीडियो बनी और ये वीडियो अरशद मलक के साथ पूरी जुडिशरी की साख निकल गई। मियाँ तारिक अपने दोस्तों को बरमला ये भी बताता था, मेरे पास लतीफ़ खोसा के बड़े बड़े दस्तावेज़ी सबूत भी मौजूद हैं। हम ये कहानी यहाँ रोकते हैं और कहानी के दूसरे किरदारों की तरफ आते हैं। जज अरशद मलक रावलपिंडी के रिहायशी हैं। ये जज बनने से पहले रावलपिंडी में प्रैक्टिस करते थे।
रावलपिंडी में इनके 4 लोगों के साथ ताल्लुकात उस्तवार हुए। पहला शख्स नासिर जंजुआ था। ये लाला मूसा से ताल्लुक़ रखता है। इसके वालिद इमामदीन जंजुआ शहर की मशहूर तरीन शख्सियत थी। ये मिलिट्री और सिविल कंट्रैक्टर थे। मिड जैक इनकी कंपनी थी। ये अयूब खान के दौर ही में करोड़पति बन चुके थे। इमामदीन जंजुआ के इंतकाल के बाद कंपनी नासिर जंजुआ के पास चली गई। ये 35 साल से मियाँ नवाज शरीफ के दोस्तों के हलके में भी शामिल है। ये ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और आर्मी ऑफिसर्स के साथ ताल्लुकात भी रखता है। हल्का वसी था। लोग अपनी प्रमोशन और तबादलों के लिए इसके साथ राब्ते में रहते थे। दूसरा किरदार नासिर भट्ट का बड़ा भाई था। ये लोग धड़ेबाज और दुश्मनदार थे। या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते थे और इन चक्करों में वकीलों, जजों और पुलिस अफसरों को अपना दोस्त बना लेते थे। नासिर भट्ट बादअज़ा मियाँ नवाज शरीफ के करीब पहुँच गया। ये इनका जानिसार बन गया। तीसरा किरदार माहिर जिलानी था। ये मियाँ तारिक से मिलता जुलता किरदार था। ये रावलपिंडी में सरकारी मुलाजमों का टाउट मशहूर था। ये हर अहम जज, पुलिस अफसर और सियासतदान के करीब पहुंच जाता था और इसके गंदे कच्चे धोना शुरू कर देता था। और चौथा किरदार खुरम यूसुफ था। ये प्रॉपर्टी डीलर है और अहम लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवा कर खुद को अहम साबित करने की लत में मुब्तला है। जज अरशद मलिक समेत ये सारे किरदार नासिर जंजुआ के हल्के में शामिल थे। नासिर जंजुआ के हल्के में 2 और लोग भी शामिल थे। ये आज भी हैं। मियाँ नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफ्तर और नैब के साबिक चेयरमैन कमर जमा चौधरी। ये दोनों नासिर जंजुआ के रोज़ाना के मुलाकाती हैं। हम अब मियाँ नवाज शरीफ के केस की तरफ आते हैं। मियाँ नवाज शरीफ का केस नैब कोर्ट नंबर 1 में शुरू हुआ। शुरू में जज मोहम्मद बशीर केस सुन रहे थे। मियाँ नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने 9 जुलाई 2018 को जज मोहम्मद बशीर की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाया और कहा, आप शरीफ ख़ानदान के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला दे चुके हैं, लिहाजा मुनासिब यही है कि आप दीगर 2 रेफरेंसेस अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट की समाअत न करें। जज मोहम्मद बशीर ने 16 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखकर दोनों रेफरेंसेस की समाअत से माजरत कर ली। 8 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर यह केस एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज अरशद मलिक के हवाले कर दिया गया। अरशद मलिक के बकौल नवाज शरीफ के मुकदमात की मुंतकली के बाद माहिर जिलानी और नासिर जंजुआ ने इनसे रब्ता किया। नासिर जंजुआ ने दावा किया इसने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की एक बासर शख्सियत के ज़रिए इन्हें एहतसाब अदालत का जज लगवाया है। आप अब सूरत हाल देखिए। साबिक चेयरमैन नैब भी नासिर जंजुआ के दोस्त थे। कैप्टन सफदर भी नासिर जंजुआ के दोस्त और जज अरशद मलिक भी नासिर जंजुआ के दोस्त। मैंने जब इस स्टोरी पर काम शुरू किया तो मुझे पता चला जज अरशद मलिक नासिर जंजुआ के ज़रिए तमाम पस पर्दा इंफॉर्मेशन शरीफ फैमिली तक पहुंचा देते थे। आप इन दिनों की नून लीग की लीडर्स की प्रेस टॉक्स निकालें। ये प्रेस टॉक्स आज की कहानी के करीब रख कर देखें तो आप बड़ी आसानी से खुफिया इंफॉर्मेशन के सोर्स तक पहुंच जाएंगे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इकबाल अरशद मलिक के बकौल नासिर जंजुआ और माहिर जिलानी ने इन्हें 10 करोड़ रुपए मालियत के यूरोज़ की पेशकश की। नासिर जंजुआ ने यह भी कहा 2 करोड़ रुपए मालियत के यूरोज़ इस वक्त मेरी गाड़ी में पड़े हैं, ये आप ये फौरी तौर पर वसूल कर लें। ये रकम नासिर जंजुआ खुद नहीं दे रहा था, ये मियाँ नवाज शरीफ के एक जियाले ने फराहम की थी, लेकिन जज साहब के बकौल मैंने इनकार कर दिया। मैं अब कहानी को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। इमरान खान की हुकूमत आ गई। मुल्क के ज़्यादातर लोगों का ख्याल था ये हुकूमत कामयाब हो जाएगी, लेकिन हुकूमत कमज़ोर साबित हुई और मार्च 2019 तक साफ नज़र आने लगा ये हुकूमत नहीं चल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को मियाँ नवाज शरीफ को 1.5 माह के लिए घर जाने की इजाज़त भी दे दी। ये इजाज़त भी तब्दीली का इशारा साबित हुई। अब शरीफ फैमिली के बकौल जज अरशद मलिक डर गया। इसने सोचा मियाँ नवाज शरीफ वापस आ जाएगा और ये मुझे नहीं छोड़ेगा। चुनाचे ये नासिर भट्ट के बड़े भाई माहिर जिलानी और खुरम यूसुफ के ज़रिए शरीफ फैमिली से रब्ता करने लगा। ये नासिर भट्ट से भी मिला और इससे मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। नासिर भट्ट ने मियाँ नवाज शरीफ से पूछा और 6 अप्रैल 2019 को जज अरशद मलिक को जाती उम्रा ले गया। और मुलाकात में क्या हुआ, यहाँ 2 विज़न हैं। शरीफ फैमिली और नासिर भट्ट के बकौल जज अरशद मलिक ने मियाँ नवाज शरीफ से माफ़ी भी मांगी और इनके किरदारों के नाम भी दिए।
जिन्होंने इन पर दबाव डालकर फैसला लिया था। अरशद मलिक ने फैसला लिखने, इनमें तरमीम करने वाले लोगों के नाम भी बताए थे, जबकि जज साहब के बकौल मैंने मियाँ नवाज शरीफ से कहा मैंने फ़ैसला मेरिट पर किया था, जिस पर मियाँ नवाज शरीफ नाराज़ हो गए। यह जज अरशद मलिक की शरीफ फैमिली से पहली मुलाकात थी। दूसरी और तीसरी मुलाकात जद्दा में हुई और खुर्रम यूसुफ जज साहब को लेकर सऊदी अरब गया। ये दोनों मुलाकातें इंतहाई ख़तरनाक और होशरबा हैं। आप बाकी दास्तान अगले कालम में मुलाहिज़ा कीजिए। आर्टिकल का नाम था जी पर्दे के पीछे क्या होता रहा। जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल है जो आप तक पहुंचा दिया गया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए।